जुनसू बहुत प्यार से कहता है, कुछ तो बोलो इला। मैं एक मैनेजर के नाते से नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ। इला अपने आंसू साफ करके उसकी तरफ शिकायत भरी नज़रों के साथ कहती है, बोलने के लिए बचा ही क्या है। मेरे लिए तो सब एक जैसे है। जिसको आज तक मैं अपना प्रिंस चार्मिंग समझती रही, जिसको मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती रही, उसी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट है, जिससे मैं दूर भागती रही। तब भी उसी की जीत हुई थी और आज भी उसी की हुई। उसने बिना एफर्ट लगाए मुझे हरा दिया। मैं हमेशा अपनी नादानी में जीती रही। मैं कैसे समझ नहीं पाई कि वो इंसान भी गलत हो सकता है। मैंने उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था। उसने एक बार फिर मेरी फीलिंग के साथ खेला है। मेरा एक बार फिर ट्रस्ट टूटा है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी उसी का साथ दे रहे हैं। अभी तक उन्हें सब पता था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ वही किया जो एल्बर्ट ने किया है। और तुम मुझे 2 साल पहले से लाइक करते थे ना, तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया कि एवी ही एल्बर्ट है। जुनसू कुछ बोलता इससे पहले ही इला बहुत जोर से रो पड़ी। जुनसू से कुछ बोला न गया क्योंकि वो जानता है कि इला हर्ट हुई है। कहीं न कहीं इला भी सही थी, क्योंकि उसने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था। और जब किसी का ट्रस्ट टूटता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। नशे में इला की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। जुनसू के मोबाइल पर एबी का बार बार कॉल आ रहा था। इला इतना रो रही थी कि जुनसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इला उससे लिपटकर बस रो रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो अंदर से टूट चुकी है। जुनसू बहुत परेशान हो गया। इला के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। वो बेसब्री के साथ दिल की बात को बोल पड़ा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। अगर तुम मुझसे शादी भी करना चाहोगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जुनसू आज इला के लिए बहुत परेशान था। बाद में जो होगा वो होगा, लेकिन वो फिलहाल इला को अकेला नहीं छोड़ सकता है। लेकिन एबी उसे कॉल किए जा रहा था तो इला उससे कहती है, बोलो उसको कि मैं मिल गई हूँ और वो यहाँ आ जाए मुझे लेने के लिए। मैं उसके घर जाना चाहती हूँ। इला की बात सुनकर जुनसू अचंभित तो जरूर हुआ, लेकिन इला के मन में क्या है ये सिर्फ इला ही जान सकती है। जुनसू ने कॉल रिसीव करके एबी को बुला लिया। 10 मिनट के अंदर एबी वहाँ आ गया। वो जब आया तो इला बेसुध थी, जिसे जुनसू संभाले हुए था। उसी बेसुध हालत में इला को घर लाया गया। इला नशे की वजह से सो गई थी। जब एबी ने जुनसू से पूछा कि इला ने कुछ बताया, तो जुनसू कहता है, उन्हें पता चल गया है कि आपने उनसे सच छिपाया। इसके अलावा जुनसू ने कोई और बात नहीं कही। एबी बहुत घबरा गया क्योंकि वो इला को सच बताना चाहता था, सब कुछ एक्सप्लेन करके, लेकिन इला को पहले ही पता चल गया। पता नहीं इला मेरे झूठ को किस नज़र से देखेगी। जुनसू पूछता है, अब आगे क्या होगा। एवी चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब वो इला का सामना कैसे करेगा। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन खुश भी था कि अब इला से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद एवी अपने इन-लॉज को कॉल करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है और उन्हें तुरंत साउथ कोरिया बुलाता है ताकि इला को सब कुछ समझा सके। इला के मॉम डैड भी 5 घंटों में वहाँ आ गए। इला अभी भी नशे की वजह से सो रही थी। इला के मॉम डैड उसे देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं। मॉम, क्या इला कभी मुझे माफ़ करेगी? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे उसका सामना करने में बहुत डर लग रहा है। क्या जवाब दूंगा उसे मैं? उन्होंने कहा, हम बात करेंगे इला से, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो हमारे कहने पर और इला की सेफ्टी के लिए किया है। सब के सब सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इला बहुत ज़्यादा ही नशे में है, जो सुबह से पहले उठने वाली नहीं है। आधी रात को एबी इला के रूम में गया और इला अभी भी सो रही है। अभी उसका हाथ पकड़ के कहता है, शायद मैं तुमसे इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन नहीं पा रही हो, लेकिन मैंने झूठ बस इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता था। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें ही तो चाहा है और तुम्हें ही चाहता रहूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ करना। और एबी वहीं बैठे बैठे पूरी रात निकाल देता है। अगली सुबह जब इला की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। उसे समझते देर नहीं लगी कि एल्बर्ट ने उसके पेरेंट्स को बुलाया है। ये आज भी उतना ही शातिर है, इसलिए तो मेरे पेरेंट्स को पहले ही बुला लिया ताकि ये खुद को इनोसेंट साबित कर सके। नशे की वजह से सर में दर्द, ऊपर से एल्बर्ट उसके सामने था। इससे बुरा इला के लिए और क्या होता। उसे एल्बर्ट के चेहरे में अपनी हार नजर आ रही थी, लेकिन उसे एल्बर्ट से डर भी लग रहा था। न जाने किस बात का डर उसके मन में बैठा हुआ था। एल्बर्ट उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, ये सोचकर कि शायद इला उसे एक्सप्लेन करने का मौका दे, लेकिन इला ने पहले से कुछ और ही सोच रखा था। बात उसकी जिद पर आ गई थी। इला की मॉम उसे समझाते हुए कहती है, जो कुछ भी हुआ
उसमें एल्बर्ट की कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे सेफ्टी के लिए जो ज़रूरी था उसने वही किया, वो भी हमारे कहने पर। उसे तुम्हारी फिक्र थी, वो तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। इला रोते हुए कहती है कि अगर उस मनहूस को मेरी इतनी फिक्र थी तो मुझे अब तक तलाक क्यों नहीं दिया, जबकि उसे पता था कि चाइल्ड मैरिज एक क्राइम है। एबी इला के पास ही खड़ा था। वो बोलता है, मैं जब 18 साल का हुआ था तभी मैंने तलाक के पेपर साइन करके जर्मनी भेजा था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब न पाकर मुझे लगा कि शायद तुम ये शादी तोड़ना नहीं चाहती हो। इला उसकी तरफ बिना देखे हुए कहती है, फिर झूठ बोल रहे हो, और कितना झूठ बोलना बाकी है। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, उसके लिए भी कुछ कहने के लिए है। तभी इला की मॉम कहती है, वो सच बोल रहा है, लेकिन हमने ये बात तुमसे छिपाई थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एल्बर्ट से तुम्हारा रिश्ता टूटे, और हमने ही एल्बर्ट से बोल दिया था कि तुम इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आप लोगों की बेटी हूँ भी या नहीं। आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी और उसके बाद जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे। आप अगर चाहते हैं कि मैं एबी पर कोई केस ना करूं तो आप लोग जर्मनी वापस चले जाएं, ताकि मैं आसानी से तलाक ले सकूं, क्योंकि आप लोग यहाँ रहेंगे तो मेरा तलाक नहीं होने देंगे, और मैं किसी झूठे और क्राइम किए हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। रही बात रिश्ते की, तो उस इंसान के साथ ना मेरा रिश्ता पहले था और ना ही होगा। इला की जिद के आगे पेरेंट्स को एक बार फिर झुकना पड़ा और वो जर्मनी के लिए वापस निकल गए। एयरपोर्ट पर एल्बर्ट ने उनसे वादा किया कि जब तक वो इला के साथ है इला को कोई परेशानी नहीं होगी। इला की खुशी के लिए वो सब कुछ करेगा, फिर चाहे तलाक ही क्यों ना हो। इला के पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा एल्बर्ट के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि इन सब में अगर सच में कोई हर्ट हो रहा था तो वो एल्बर्ट था। इसलिए इन सभी हादसों का जिम्मेदार कहीं न कहीं इला के पेरेंट्स खुद को भी मान रहे थे। अगर उन्होंने समय रहते इला की बात मान ली होती तो शायद तलाक आज इला की जिद नहीं होती, या फिर इला एबी को पसंद नहीं करती है, ये बात पहले से एबी को पता होती तो आज इतना हर्ट नहीं होता। उसे अब तक यही लग रहा था कि जितना वो इला से प्यार करता है उतना इला भी उससे करती है। एबी ने इला से कभी कांटेक्ट नहीं किया, ये सोचकर कि जब इला 18 साल की होगी वो तभी बात करेगा, ताकि उसकी स्टडी में कोई दिक्कत ना हो। अपने इन-लॉज को छोड़ने के बाद जब एबी वापस आता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो इला का सामना करे। जुनसू भी उसके साथ था, लेकिन सोचने वाली बात यह है, आखिर इला इतना सब जानने के बाद एबी के घर में है। शायद वो एबी को चांस देना चाहती है, या फिर कुछ और बात होगी। जुनसू भी यही चाहता था कि इला खुश रहे, लेकिन वो इस बात का अफसोस ज़रूर कर रहा था कि पार्क में इला और उसके बीच जो भी बात हुई वो सर से छिपा रहा है। वो इला को लाइक करता ज़रूर है, लेकिन वो एबी के लिए भी ईमानदार है। उसने कल जो भी बात इला से कही थी उसका कोई गलत मकसद नहीं था, वो बस इला को बेहतर महसूस करवाना चाहता था, क्योंकि इला बहुत ज़्यादा रो रही थी। बहुत हिम्मत के बाद एबी इला के रूम में जाता है। वो चुपचाप लेटी है क्योंकि उसका सर अभी भी भारी है। एबी को देखते ही वो उठकर बैठ गई, लेकिन वो अब डर रही है। उसे उठता देख एबी को थोड़ी हिम्मत मिली। वो इला के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ के कहता है, मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अगर मैं तुमसे सच बता देता तो तुम यहाँ मेरे पास नहीं रुकती और यहाँ तुम्हें अकेले रहना पड़ता। मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता था। मैं तो कभी ये भी नहीं चाहता था कि तुम ज़बरदस्ती इस रिश्ते को मानो। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती हो, मैंने जर्मनी के एयरपोर्ट से घर न जाकर बल्कि यहाँ साउथ कोरिया आने का फ़ैसला किया। वो बस एक इत्तेफाक था कि एयरपोर्ट पर तुम मुझे मिल गई। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी फ़ोटो देखी थी। फिर भी अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे एक चांस तो दे सकती हो ना। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इला अपनी खामोशी को तोड़ते हुए बोलती है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जवाब में एबी कहता है कि बचपन से। तो इला कहती है, अगर सच में मुझसे प्यार है तो मुझे तलाक दे दो, वो भी जल्द से जल्द। एबी कहता है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। इला कहती है, तलाक के बाद मुझे जुनसू से शादी करनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस पूरी कर लो और मेरी शादी भी तुम ही करवाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हार देखना चाहती हूँ। और इससे बड़ी हार तुम्हारे लिए और क्या होगी कि मैं तुम्हारे सामने ही जुनसू से शादी कर लूँ। एबी एक पल के लिए मौन हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इला इस तरह उससे कुछ कहेगी। उसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी सज़ा उसे मिलने जा रही थी। इला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एबी की आंखों में आंसू आ गए। वो कैसे उस लड़की की शादी किसी और से करवा सकता है जिसका इंतज़ार उसने बचपन से किया था।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इला से कहता है अगर इला की खुशी इसी में है तो वो उसके लिए भी तैयार है। वो इला की माफ़ी पाने के लिए वो सब कुछ करेगा जो इला चाहती है। जब एबी वापस जाने लगा तो इला ने कहा कि जुनसू अगर हो तो उसे इला से मिलने के लिए भेज दे। इला जानबूझकर ऐसे बोल रही थी। ये सभी बात एबी को बहुत हर्ट कर रही थी। शायद इला समझ गई थी कि वो एबी की कमजोरी है और वो जितना खुद को जुनसू के करीब दिखाएगी एबी को उतना हर्ट होगा, और वो यही तो चाहती थी। अपने रूम में वापस जाते हुए एबी जुनसू को इला के रूम में भेज देता है, लेकिन एबी किस दर्द से गुजर रहा था इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। आते ही जुनसू कहता है सब ठीक तो है ना? सर बहुत सैड दिख रहे थे। इला उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहती है कि तुम मुझे लाइक करते थे ना, और कल तुमने ये भी कहा था कि मेरी खुशी के लिए तुम मुझसे शादी भी कर सकते हो। जुनसू हाँ बोलता है तो इला कहती है अब भी लाइक करते हो? तो जवाब में जुनसू बोलता है हाँ। इला कहती है मैरी मी, मुझसे शादी कर लो, मैं एबी से तलाक ले रही हूँ। जुनसू कहता है लेकिन सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकती है? इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी, हालत ही ऐसे थे कि उन्हें सच छिपाना पड़ा। तब इला कहती है वो मुझसे कितना भी प्यार कर ले लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर सकती हूँ, और शादी तो मैं किसी और से करके रहूँगी। अगर तुम हाँ बोलते हो तो ठीक है, वरना मैं किसी और से शादी कर लूँगी। जुनसू भी समझ रहा था कि इला गुस्से और नफरत की वजह से बोल रही है, लेकिन वो ये भी जानता था कि एबी उससे बहुत प्यार करता है, जो शायद इला के लिए सबसे बेहतर इंसान है। वो कैसे एबी को हर्ट कर सकता था, लेकिन वो इला के लिए भी परेशान था। लेकिन हालात को देखते हुए जुनसू ने शादी के लिए तो हाँ बोल दिया, लेकिन वो दिल से चाहता था कि इला और एबी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। वापस आकर जुनसू एबी से मिलता है और कहता है सर बिलीव मी, मैंने बस हालत को देखते हुए हाँ कहा है। मेरे लिए सबसे पहले आप है, इसके बाद मेरी खुशी है। हो सकता है इला और आपके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। आप उन्हें मनाने की कोशिश करिए, मैं श्योर हूँ कि इला सिर्फ गुस्से की वजह से ये सब बोल रही है। तब एबी कहता है मुझे ये बात बहुत पहले से पता है कि तुम जिस लड़की को लाइक करते हो वो कोई और नहीं बल्कि इला है। अगर इला भी तुम्हें लाइक करती है तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। मेरे लिए सबसे पहले इला की खुशी मायने रखती है, और मुझे नहीं लगता है कि इला कभी मुझे माफ़ भी कर सकती है। बात सिर्फ गुस्से की होती तो शायद कभी मैं उसे समझा सकता था, लेकिन बात यहाँ उसकी नफ़रत की है, और जब इंसान किसी से नफ़रत करने लगता है तो उसे आसपास सिर्फ नफ़रत ही दिखाई देती है। वो इंसान में कुछ अच्छा देखना ही नहीं चाहता, या फिर नफ़रत उसकी अच्छी बातों को देखने ही नहीं देती है। जुनसू को एबी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि एबी का दिल दुखाकर वो इला से शादी करे, लेकिन वो इस उम्मीद में था कि शायद सब ठीक हो जाए। वापस आते हुए जुनसू कहता है वो कल ऑफिस संभाल लेगा, एबी को इला के पास रुकना चाहिए। जितना वक्त वो इला के साथ रहेगा उतना ही इला का मन बदलने की होप है। उसकी बातों से एबी एक नाउम्मीद वाली स्माइल देता है। उसके होठ सूखे थे जो जाहिर कर रहे थे कि उसकी मुस्कान बहुत झूठी है। जुनसू के जाने के बाद एबी अपने कमरे में जाता है और अपनी बचपन की डायरी निकालता है जिसमें उसने इला के बारे में लिखा था। उसे आज भी याद है जब वो 10 साल का था तब उसकी शादी हुई थी। उसे तब तो शादी के महीने भी नहीं पता थे, लेकिन उसने तभी से मान लिया था कि इला उसकी ज़िंदगी की आखिरी लड़की होगी, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। और तब से लेकर आज तक एबी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की को देखा और सोचा था, वो थी इला। वो अमेरिका में रहकर भी हर साल इला के बर्थडे का इंतज़ार किया करता था ताकि वो इला के लिए लेटर लिख सके। उसने कभी इला को कॉल या मैसेज नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि इला अभी टीनेज है, अभी वो 18 साल की भी नहीं हुई है। शायद उससे अभी बात करने पर उस पर गलत असर होता। वो कितना खुश था तब वो इला के बर्थडे पर सालों बाद जर्मनी आया था, लेकिन जब उसने इला के मुंह से अपने लिए इतनी नफरत सुनी तब उसने वहीं से साउथ कोरिया आने का फैसला किया ताकि वो इला के सामने न आए। लेकिन जब एयरपोर्ट पर इला को फिर देखा तो समझते हुए देर नहीं लगी कि इला घर से भाग रही है। साउथ कोरिया में इला अकेली थी। अगर एबी सच बोलता तो कभी भी एबी की मदद नहीं लेती। यही सोचकर उसने सच नहीं बताया। प्यार के मामले में मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? उस डायरी पर टपकते आंसू एबी के दर्द को बयां कर रहे थे। खुद को संभालते हुए उसने इला के लिए डिनर रेडी किया और उसके कमरे में गया। इला को देखते हुए उसका दिल फट सा गया, जिसको एबी अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। वो लड़की ज़्यादा रोई है जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो गई है। उसका चेहरा जर्द पीला दिख रहा है, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है। एबी उसके पास जाकर कहता है रोना बंद करो, देखो तुम्हारा चेहरा उतर गया है, तुम बस रोना बंद कर दो।
मैं हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहती हो। इला अब भी चुप है तो एबी उसके सर पर हाथ रखता है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, इला उसके हाथ को हटाकर बोल पड़ती है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे घर वापस क्यों आई हूँ? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। इला कहती है, हाँ सही कहा तुमने। तुम अब देखोगे कि तुम्हारे झूठ का नतीजा क्या होता है। जब तुम्हारे ही सामने मेरी जुनसू से शादी होगी तब तुम्हें पछतावा होगा। एबी चाह कर भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? किसी और से शादी करना ज़रूरी है क्या? मुझे बस एक बार माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इला कहती है, किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगोगे? तुम चाहते तो बचपन में शादी के लिए मना कर सकते थे, लेकिन तुमने शादी कर ली। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि चाइल्ड मैरिज की वजह से मैंने क्या क्या झेला है। इस बार सच छिपाकर तुमने साबित कर दिया कि मेरी नफ़रत गलत नहीं है। एबी बोलता है, तुम पहले डिनर कर लो और मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहती हो। एबी के जाने के बाद इला एक बार फिर रोती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन उसका यकीन टूटा था। नफ़रत ही होती तो शायद हालातों से निपटा जा सकता है, लेकिन जिसका यकीन टूटा हो वो उस दरख्त की तरह होते हैं जिनकी कीलें ही कमज़ोर होती है। इला टेबल के पास आती है तो देखती है एबी ने पहले ही उसके लिए खाना सर्व कर चुका था, जिसे उसने खुद बनाया था। इला खाते हुए कहती है, हमें कल डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना है। एबी कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पेपर पहले साइन किया था वो तुम्हारे पेरेंट्स के पास है। मैं जुनसू को भेजकर वो पेपर मंगवा रहा हूँ। उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साइन की ज़रूरत है, और शायद तुम्हें यकीन भी हो जाए कि मैंने बहुत पहले ही तुम्हें डाइवोर्स देने का फैसला लिया था, ताकि तुम इस चाइल्ड मैरिज से फ्री हो सको और मैं तुमसे लीगली शादी कर सकूं। इला उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, जितनी जल्दी हो सके जुनसू से वो पेपर मंगवा लो। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक तुम्हें झेल नहीं सकती हूँ। एबी कहता है, हाँ बस एक हफ्ते में हो जाएगा। एबी बार बार इला को देख रहा था, लेकिन इला ने उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा था। एक अजीब सी खामोशी उन दोनों के दरमियान पसरी हुई है, जो माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ रहे थे, लेकिन किसी के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। हिम्मत करके एबी उससे बोल पड़ता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी शादी बचपन में हुई थी, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती थी? मैं भी तो बस 10 साल का था। मुझे तो उस टाइम इस बात की खुशी थी कि जिस लड़की के साथ मैं दिन भर खेलता रहता हूँ, अब मैं उसके साथ हमेशा रह पाऊँगा। शादी क्या होती है ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो फिर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? इला अभी भी खामोश है। एबी फिर उससे एक बार सब समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें पता है साउथ कोरिया में ही मैंने अपना बिजनेस शुरू क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा चाइल्डहुड ड्रीम है साउथ कोरिया में रहना। मैंने अपनी स्टडी के साथ ही यहाँ पर काम शुरू कर दिया था। बीच बीच में मुझे यहाँ आना भी पड़ता था, लेकिन मैंने कभी अपने बिजनेस और स्टडी दोनों को ब्रेक नहीं होने दिया। आज यहाँ जो कुछ भी है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो इला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। यही वजह है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है और ना कोई दोस्त। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं बस उन ख्यालों में खोया रहता था जिनमें सिर्फ तुम थी। मैं फिर भी तुम्हें हर्ट करने के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती हो? तुम बस एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं कभी तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा। क्या तुम एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख सकती? इला अपने आंखों में आंसू भरकर उसको शिकायत भरी नज़रों से देखकर कहती है, इस शादी से मैंने जो कुछ भी झेला है उसको मैं कभी बता भी नहीं सकती हूँ, और मेरा ट्रस्ट टूटा है। इसके बाद तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, और मैं देखना चाहती भी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मरना बेहतर मानूंगी। और इन्हीं कड़वे शब्दों के साथ इला रूम में से चली जाती है। एक गहरी निराशा के साथ एबी उसे देखता ही रह जाता है। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताइए, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।